हम होंगे कामयाब एक दिन। जाने भी तो यारो, 1983 में बनी इस फिल्म को मुल्क में एक कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल है। द्रौपदी को छूने से पहले मेरा सर फोड़ना होगा। कुंदन शाह की हिदायतकारी में बनी इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा सुधीर मिश्रा ने। उसके बाद फिल्मों का एक लंबा सिलसिला। मीना के साथ शादी करना चाहते हो ना? बाप से जाके पूछो। हर फिल्म जिंदगी को आईना दिखाती, रिश्तों की सियासत और उनके खोखलेपन से आंख मिलाती, औरत के मिजाज को समझने की कुछ नाकाम सी कोशिश करती। सब कुछ सिखाया मैंने तुझे। That's what I get. 2 बार कौमी फिल्म इनाम से नवाजे गए फिल्म साज सुधीर मिश्रा आज हमारे रूबरू। जिसने अपनी जिंदगी के 3 डेकेड्स यानी 30 साल फिल्म की दुनिया में गुजारे और वो अभी तक एक इंसान रहा, सुधीर मिश्रा। हंसे क्यों आप? मुमकिन है और मुश्किल है, क्योंकि क्या हो जाता है जिसकी वजह से मुश्किल है? मैं नौजवानों के बीच काफ़ी रहता हूँ। बचपन में था तो मैं अपने से सीनियर्स के साथ ज़्यादा रहता था, और आज जो है वो मैं अपने से जूनियर्स के साथ ज़्यादा, क्योंकि वो सीनियर्स जो हैं वो बहुत नॉस्टैल्जिया में फंसे होते हैं। तो मुझसे बच्चे जो हैं आज के नौजवान फिल्म मेकर अक्सर पूछते, सर आप वैसे के वैसे कैसे रह गए? तो जैसे कि ये कोई अजीबो गरीब वाक़या है, जैसे कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब इसीलिए हंसा क्योंकि मतलब ऐसा सुनता हूँ ऐसा कि मतलब आप ऐसे क्यों रहे, तो ये शायद मिजाज ही ऐसा है। क्योंकि मुझे ऐसा कुछ खास अपने बारे में लगा नहीं कि मतलब जैसे मैं अपने वालिद को देखता हूँ और मैथमेटिशियन हैं, डीएससी की टोपोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कोई इतना तीर मारा कोई खास। फिल्म का फ्यूचर हिंदुस्तान में क्या है? लोग अपनी कहानियाँ सुनाएंगे। बहुत सारे लोग बहुत छोटे कस्बों से फिल्म बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है उनके पास जाएगी। और देखिए एक डिजिटल टेक्नोलॉजी और इस वजह से जो वीएफएक्स हैं उस वजह से बहुत कुछ करना आसान हो गया। जो पहले आपको बहुत ही प्रैक्टिकली करना पड़ता था, जो फिजिकली होना पड़ता था, आज वो डिजिटली हो जाता है। आज आप छोटे शहरों में देख रहे हो, आईआईटी इधर उधर सब छोटे शहर के बच्चे जा रहे हैं। उनमें से बहुत सारे लोग फिल्में बनाएंगे बम्बई ना आकर, या चेन्नई ना आकर, या कलकत्ता ना आकर। तो एक तरह का रीजनल फिल्म मेकिंग जो है वो बहुत फ्लावर करेगा, वो सीधा अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। तो आप मुमकिन है कि 10 साल बाद एक छत्तीसगढ़ में रायपुर में रहने वाला लड़की एक फिल्म बनाए जो यूरोप में बहुत चले, और वो सीखे भी सीधा उन्हीं लोगों से। ना सिर्फ टेक्नोलॉजी सिनेमा की बदल रही है, बल्कि डिलीवरी सिस्टम की भी बदल रही है। तो किस तरह से डिजिटली डिलीवर होगा, वो टेलीविजन और फिल्मों में थोड़ा सा जो फर्क है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और आप अगर आप वेस्ट में देखें तो हाउस ऑफ कार्ड्स जैसी सीरीज बन रही है, बड़ी बहुत ही बोल्ड और इस तरह की, जो कि आप नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हैं रियल टाइम में एक साथ किसी चैनल पे, हर तरह से मुमकिन है। भाई आप जब बम्बई फिल्म बनाने गए थे जी, तो आपके नज़र में कुछ बम्बई के बड़े बड़े फिल्मकार थे? जी हाँ। फर्ज करिए सत्यजीत रे थे कलकत्ते में, यूरोप में गोदार थे और रेने थे, और इटालियन सिनेमा था, वो सब एक तरफ। अब एकदम से ये डिजिटल फेज जो आई है, एक ही स्ट्रोक में सारी कायनात को उसने अपने हाथ में ले लिया। जी जी। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि 30 साल व्यर्थ किए। नहीं, वो भी काम आएंगे। इसमें सब कुछ मुमकिन है, लेकिन वो सब कुछ मुमकिन होते हुए भी कर पाओगे क्या कुछ, क्योंकि इतना कुछ मुमकिन है। तो वो जो एक डिसिप्लिन है स्टोरी टेलिंग का, एक क्राफ्ट है, एक जो मुश्किलात में जो एक, जैसे कहते थे विलायत खान साहब की मुफलिसी में रियाज होता है, तो वो जो मुश्किलात में रियाज होता था, वो जो है वो डिसिप्लिन बहुत काम आती है। नहीं तो आज बहुत कुछ मुझे ऐसा लगता है कि क्राफ्ट जो है वो कुछ एब्सेंट हो रही है। लिखने से लफ्ज़ों, किस लफ्ज़ के बगल में कौन सा लफ्ज़, उससे क्या रिदम और क्या मीटर, वो लिटरेचर में भी गायब हो रहा है। हिंदुस्तानी में कहने का अंदाज़े बयां जो है वो भी गायब हो रहा है कुछ फिल्म मेकिंग से धीरे धीरे, क्योंकि इतना सब आसान हो गया है। आप बहुत कुछ शूट कर लीजिए
और फिर उसको बैठ के नॉन लीनियर सिस्टम में काटते रहिए 6 महीने 8 महीने, तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। लेकिन वो जो बनेगा उसमें एक नजरिया नहीं होता, बहुत कम होता है। तो मुझे लगता है हमारा जो एक डिसिप्लिन है वो इसमें काम आएगा, और ये इस आसान करता है बहुत सारी चीज़ें। तो मैं नॉस्टैल्जिया में नहीं फंसा हूँ कि वो फील ऑफ फिल्म, अब फिल्म गायब हो गया, ये सब ठीक है, जो गायब हुआ वो। इमेजिन करिए आप बम्बई पहुंचे जी, नई रोशनी की तलाश में, जी जी फिल्म बनाने के लिए। डिजिटल एज आ गई है, जी। जाने भी दो यारों, आप कैसे बनाएंगे? वैसे ही बनती मेरे ख्याल से। देखिए, जाने बजारो तो कुछ लोगों के पागलपन का नतीजा है। उस ज़माने में कई लोग, हम लोग वहाँ क्यों थे मुझे तो आज तक समझ में नहीं आता, क्योंकि सिनेमा बनाने आए थे, इंडस्ट्री तो सपोर्ट कर नहीं रही थी, कुछ एडवर्टाइजिंग हम करना नहीं चाह रहे थे। सुबह आलू गोभी थी, रात को गोभी आलू था। 10-12-20 लोग थे जो अपने करियर के थ्रेशोल्ड पे थे। पॉइंट प्रूव करना था, बाकी कुछ करने को था नहीं, तो सब सेट पे आ जाते थे। और 16 mm में शूट हुई थी फिल्म। इतने काबिल लोग साथ आए थे सिर्फ। अब उसमें नसीरुद्दीन शाह का 3 साल का NSD, 2 साल का फिल्म इंस्टीट्यूट, फिर रवि बासवानी का जिंदगी का थिएटर, ओमपुरी, भक्ति बर्वे लेजेंडरी मराठी फिल्म एक्ट्रेस, विनोद प्रधान जैसा टैलेंटेड कैमरामैन का, रेणु सलूजा जैसी एडिटर, सतीश कौशिक वगैरह जितने भी थे उस जमाने में, सतीश शाह, जितने भी टैलेंट्स थे एक साथ इकट्ठा हुए, और पंकज कपूर। तो वो उसका इंटरेक्शन है उन पागलों का। वो फिर क्यों नहीं बनी? कई लोग पूछते हैं कि जाने बजारो जैसी फिल्म क्यों नहीं बनी, क्योंकि भाई कुंदन ने जो एक्चुअली क्रिएटर है फिल्म का, वो तो कुंदन शाह है, और डायरेक्टर तो वो है। तो वो क्योंकि वो इतने सारे पागल फिर एक साथ मुमकिन नहीं है आना, क्योंकि आज दुनिया में चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो तब चॉइसेस कम थी, तो इतना मुमकिन था। लेकिन आज फिर हो सकता है मेरे ख्याल से, और उन लोगों का साथ आना थोड़ा आसान है। इस तरह की फिल्म, उसको एक रीमेक की जरूरत है या नहीं है? नहीं, उसको वैसे ही रहना चाहिए। उसके स्पिरिट को फिर से रीमेक करना चाहिए, वो जरूरी है। और आज के कॉन्टेक्स्ट में फिर से एक जानिबदारो बने, वो मेरे ख्याल से कौन से एलिमेंट्स हैं जो आप चाहते हैं जिसकी वजह से आज की दुनिया है? देखिए क्या हुआ, फिल्म मेकर्स बहुत सारे जो थे, जो आइडियलिस्ट थे और इस तरह की फिल्में बनते थे और नाराज थे दुनिया से वगैरह वगैरह, थोड़ा मार्क्सिस्ट थे, थोड़ा लेफ्ट, और उनका अंत निर्धारित था। आखिर में एक प्रोसेशन में हीरो जाता था और सुबह आएगी गाते हुए, ऐसा कुछ। वो सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, सब हुआ, और उनका अंत खत्म हो गया फिल्मों का। दे नो लॉन्गर हैड एन एंड। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म मेकर्स किसी एक अपने पर्सनल फेथ से किसी और फेथ की तरफ पहुंचे थे, वो फेथ उनका खत्म हो गया। दे आर नॉट एक्चुअली मतलब साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड या इंडिपेंडेंट बेंट ऑफ माइंड है नहीं, क्योंकि फिल्म मेकर का काम तो जो है उसको देखना है, उसके अंदर कुछ खोजना है, उसके अंदर का से कुछ सेंस निकालना है। मिसाल के तौर पे अगर आप समाजवाद को सिर्फ इस सीमित दायरे में देखेंगे, एक सिस्टम के दायरे में, लेकिन आज समाजवाद या जो भी बोले आप उसको, उसकी जो विक्ट्रीज हैं वो आपको विमेंस मूवमेंट में दिखती है, वो कॉपीराइट में दिखती है, वो वर्कर्स के वेजेस में दिखती है, वो बहुत जगह दिखती है। तो आप पॉलिटिकल सिस्टम को, मतलब गवर्नमेंट में आना, ये पावर की ख्वाहिश और ये जो एक प्रोसेस है, ये दो अलग बातें हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादातर फिल्म मेकर्स के साथ प्रॉब्लम होता है कि वो कुछ पॉलिटिशियन बन जाते हैं। आर्टिस्ट का काम पॉलिटिशियन बनना नहीं है। लेकिन आपकी फिल्मों में पॉलिटिक्स का होना और पॉलिटिक्स की समझ, और पॉलिटिक्स है क्या कि हाउ आर वी बीइंग कंट्रोल्ड, how the public or the political or the state affect our private lives. नक्सलिज्म से आप अगर बहुत ज्यादा प्रभावित ना होते तो वो फिल्म आप ना बनाते ना। नक्सलिज्म भी एक विचारधारा थी उस वक्त, और मेरा काम था जब उस दौरान जो थे बड़े सारे पढ़े लिखे लड़के क्यों भाग रहे थे उस तरफ, वो एक फिनोमिना था। उसमें मेरी फिल्म में तो फिर एक शाइनी आहूजा का जो कैरेक्टर था वो ज़्यादा ट्रूअर निकलता है बतौर उसके कि जो नक्सलिज्म प्रोफेस करता है,
और जो आइडियोलॉजी प्रोफेस करता है उससे कहीं कभी कभी एक आम इंसान ज़्यादा जो नहीं करता। तो एक कॉम्प्लेक्स है हिंदू दुनिया जो है, और लाइफ सरप्राइजेज यू। वैसे भी वो किसी आइडियोलॉजी के दायरे में फंसती नहीं है फिल्म। अगर फिल्म को आप किसी आइडियोलॉजी के दायरे में फंसा देंगे तो वो फिल्म नहीं रहेगी। मेरा काम है जब वो जिंदगी फिसल जाती है। आप किस फिल्म की बात कर रहे हैं? मैं हजारों ख्वाहिशें की बात कर रहा हूँ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी में जिंदगी जो है वो किसी आइडियोलॉजी के दायरे से फिसल जाती है ना, आखिर में तो कुछ एक प्राइवेट ही सुकून मिल सकता है। वो विक्ट्री तो कोई मिलती नहीं है जो, और जिस तरह से और आपके मूवमेंट का अंत में कोई फायदा हुआ या नुकसान वो तो हिस्ट्री जज करेगी। लेकिन मेरा काम आइडियोलॉजी में फंसना नहीं है। वैसे आप नामी गरामी सियासी खानदान से आपका ताल्लुक है? माँ की तरफ से, उनके सिर्फ वालिद, बाकी कोई नहीं पॉलिटिक्स में गए। द्वारका प्रसाद मिश्रा जो कि मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। इंटरेस्टिंग आदमी लगे मुझे हमेशा। डी.बी. मिश्रा नाना जो थे मेरे, थोड़ा इंडिपेंडेंट मिजाज के थे, एथीस्ट थे। कभी कोई ये मानेगा नहीं कि एक ब्राह्मण सो कॉल्ड इन कोर्ट्स, लेकिन मैंने उनसे हमेशा पूछता था कि ये आप फिर जनेऊ क्यों पहने रहते हैं? तो बोले यार वो चाबी रखने के लिए अच्छी जगह है। तो मैंने कभी उनको पूजा देखा नहीं करते हुए, कभी किसी रिचुअल में यकीन करते देखा नहीं, कभी किसी ढोंगी गॉडमैन नुमा से कोई ताल्लुक उनका देखा नहीं। तो एक रैशनल इंसान थे, और मेरा उनसे कभी कभी हमेशा पॉलिटिकल एग्रीमेंट भी नहीं होता था बहुत, क्योंकि हम कुछ अलग किस्म के थे। और हम हमारे बचपन में जब तक आप लेफ्ट के नहीं हुए तब तक आप क्या हुए? बादल सरकार के साथ आपने थिएटर में भी डैबल किया। जी अजय, वो एक्सपीरियंस क्या था? मैं दिल्ली आया था, यहाँ एमफिल कर रहा था मैं साइकोलॉजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उससे तो दिलचस्पी कुछ निकल चुकी थी जब तक आया। तो हमने 2-3 प्लेस किए। कुछ एक बड़ा आइडियलिस्टिक सा ग्रुप था जिसमें डायरेक्टर नहीं होगा वगैरह वगैरह, उस जमाने के ख्याल थे। और ज़माना बड़ा कमाल का था थिएटर का। जब मैंने देखा पंकज कपूर, मनोहर सिंह, इब्राहिम अलकाजी, बादल सरकार, बीवी कारंत, M.K. रैना, रतन ध्याम, कलकत्ता में इतने सारे, उत्पलदा, रुद्र प्रसाद, अभिजीत, एक फ्लावरिंग थी थिएटर की उस जमाने में, अर्ली 80s में, लेट 70s में। तो वो उस बहुत प्रभाव किया था। और बादल उसमें बिल्कुल ही रेवोल्यूशनरी थे, तो उन्होंने हमारा दिमाग खोल दिया। वो जो एक बहुत ही छोटे शहर का और इधर उधर का लड़की जो थे, और मैं लड़का जो था, वो उसको थोड़ा सा आज़ाद कर दिया उन्होंने। और बादल दा ने मुझे एलिमेंट्री मार्क्सिज्म से निकाल दिया। वो सबसे बड़ा उनका योगदान मेरी ज़िंदगी में ये है कि उन्होंने पहले ही डिसइल्यूशनमेंट दिखा दिया मुझे। तो बाकियों की तरह मैं डिसइल्यूशन नहीं हुआ वॉल से। उन्होंने बता ही दिया था कि ये जो है ये यूं ख़त्म होगा, क्योंकि ये भी पावर का ही एक जरिया है। ये भी कोई लोगों को आज़ाद नहीं कर रहा, बल्कि लोगों को कंट्रोल कर रहा है। तो हम कभी डिसइल्यूजन नहीं हुए उसके गिरने से। फिर मैंने थिएटर M.K. रैना साहब के साथ भी किया था। यहाँ जुलूस और स्पार्टिकस और मुक्तधारा, काफ़ी 5-6 प्लेस किए मैंने दिल्ली में। और मुझे वहाँ समझ में आया कि ये मेरा मीडियम है नहीं। एक आपने बताया आपका भाई था, दरअसल ट्रेंड फिल्म मेकर वो था। ट्रेंड फिल्म मेकर वो था। हम लोग का कुछ पैक्ट सा था कि तुम जाओगे इंस्टीट्यूट और तुम जो वहाँ सीखोगे वो मुझे सिखाओगे, और मैं प्रैक्टिकल दुनिया में जाऊँगा असिस्ट करने, और मैं जो सीखूंगा वो सिखाए। तो मैंने मालूम नहीं उसको कितना सिखाया, लेकिन उसने मुझे बहुत सिखाया। और थोड़ा उसका म्यूज़िक से बड़ा सरोकार था, समझता। मिसाल के तौर 80s में, अर्ली 80s में मुझे नुसरत कांख से ढूंढ ढांड के सुनाता था वो। और ट्राइबल म्यूज़िक, उसको डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो कुछ ट्राइबल्स के पास जाके चीज़ें रिकॉर्ड करता था। बड़ा मैवरिक सा था। एक नॉन प्रिटेंशियस होना सीखा। मैंने ये भी सीखा उससे कि भाई कभी कभी इंटेंशन से कला नहीं होती। कोई बड़ा ही कमर्शियल अंदाज में फिल्म बनाने निकला, लेकिन अगर उसकी फितरत कलात्मक है और उसमें बात है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ कर जाएगा जो आप नियत से और एक्सपेक्टेशन से या प्रिटेंशन से कला नहीं होती। वो कुछ अपनी क्राफ्ट को होन करते करते कुछ खुद ब खुद कुछ नई चीज कर जाएगा। चाहे वो एडवर्टाइजिंग की दुनिया में एंडी वारहोल आए, लेकिन वो एंडी वारहोल हो जाएगा। अब चैपलिन साहब कहते थे कि मैंने सिनेमा इसलिए बनाया था, थोड़ा तंज में कहते होंगे कि बिकॉज आई वांटेड टू बाय ऑल द शूज इन द वर्ल्ड। लेकिन मतलब अब वो
चार्ल्स चैपलिन है एक बात कह रहे हैं, तो अब वो एक हमारे यहाँ कुछ बड़ी नोबिलिटी से अप्रोच करो कला को, ऐसी कुछ सीख दी गई है। तो कहीं हर चीज़ हमारे यहाँ हिंदुस्तान, मुझे एक परेशानी दिखती है कि अगर आप थोड़े से लिबरल हो और थोड़ा सा सोशल कॉज में यकीन करते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप थोड़ा मज़ा भी नहीं, लुत्फ भी पसंद नहीं है, यानी दीवानगी जो है वो कहीं एब्सेंट है और कुछ बड़ा ही संजीदा होके, तो वो एक बोरिंग आस्था, श्रद्धा, जी हाँ, ये जो है इमोशंस, इनसे कला का ज्यादा रिश्ता पैदा किया और ये यंग थोड़ा तोड़ रहे हैं। जो मेरे ख्याल से कला की तरफ जो रुझान है आम इंसान का, एक कुछ ब्राह्मणिकल जो एक विश्वास है कि ये कला तो ऐसी होती है, हम सिखाते सिर्फ उसी को हैं। फला फला नाचने वाले उस्ताद ने मरते हुए कहा कि फला मैं तो अपने बेटे को ही वो 2-4 गुण दे के गया हूँ। तो फिर कला कैसे पनपेगी अगर आप अपने सिर्फ बेटे को ही सिखाएंगे? कला को नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कला को लोगों के बीच में लाना तो बहुत ज़रूरी है ना। आप मिसाल के तौर पे स्टेशन पे, आम जगह, म्यूजियम्स कुछ ऐसी जगह हो जाती हैं जहाँ कुछ ही लोग जाते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, कुछ कला के बारे में एक मिस्ट्री है, जैसे कि कोई तो डरा देते हैं आप लोगों को कला से। आप नीचे मत लाइए कला को, लेकिन इंसान के करीब लाइए। हाँ, आप गालिब को लोगों पर लेके जाइए। गालिब को सरलीकरण करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन वो ऐसा होता है कि जैसे कि थोड़ा उर्दू दालों ने भी ये गलती की है, जैसे कि उर्दू जो आम जबान थी, जो आफ्टरऑल लोगों की जबान थी, वो एलीट की जबान बन गई। ये शरारत हजरत गालिब के यहाँ बहुत है। हालांकि बहुत से ऐसे शायर हुए, आरजू लखनवी एक थे, उनकी किताब थी सुरीली बांसुरी। सुरीली बांसुरी में उनका चैलेंज था कि एक लफ्ज भी फारसी अरबी का अगर निकाल दो तो मैं फाड़ के फेंक दूंगा। मेरे ख्याल से लोगों को भी जरूरत है नुआंस की, तो कभी कभी बारीक जो चीज है उसके लिए एक बारीक लफ्ज की भी तो जरूरत है। वो सही है। तो ऐसा भी नहीं है कि उससे, देखिए, कम्युनिकेशन चाहिए। जी हाँ। तो मतलब आज जबान जो भी गायब हो रही है, मेरे ख्याल से वो भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि फिर बारीक ख्याल भी गायब हो रहा है, क्योंकि बारीक ख्याल की तरफ जाने का जरिया तो जबान ही है, वो लफ्ज ही है। तो वही गायब हो गया तो वो ख्याल भी गायब हो गया। तो सब आइदर और में बात हो रही है आजकल कि ये बुरा है, ये अच्छा है। एक तरफ तो तुम बम्मन की तरह बात कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम पॉपुलर आउटरीच की बात कर रहे हो। नहीं, बम्मन नहीं, बपौती ब्राह्मण की थोड़ी ना है ज्ञान, लेकिन ज्ञान तो जरूरी है। हाँ, वो है, लेकिन वो बपौती नहीं है किसी की। हमारे यहाँ बपौती बन के रहा। समस्या ये है, परेशानी ये है। तो लोगों को क्योंकि बम्मन से ऐतराज हुआ, इसलिए ज्ञान से ऐतराज होने लगा। देखिए, ये भी एक पहलू है ये कि लोग बोलते हैं अरे यार तुम बड़े बुद्धिजीवी नुमा बात कर रहे हो यार, ये जो तुम ये पढ़े लिखे लोग हैं यार, ये एक ऑलमोस्ट गाली सी हो गई है। इसलिए हुई है क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग थे वो कुछ ना पढ़े लोग, भाई वो भी तो एक एक्सीडेंट है कि आप पढ़े लिखे हो और दूसरे नहीं हैं। तो आप एक तरह से आपके पास ज्ञान है, किसी के ऊपर पैसा है, जो ज्ञान वाले हैं बड़ी तुच्छ नजर से देखते हैं उनकी तरफ जिनके पास पैसा है, और कहते हैं ये तो न्यू रिच हैं, ये ऐसे हैं। आप भी तो वही न्यू रिच हो, या आप भी तो वही स्नॉब हो कि आपके पास गलती से ज्ञान आ गया तो तुच्छ नजर से देख रहे हो आप उनके ऊपर जिनके पास नहीं है। तो ये लैक ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन है हिंदुस्तान में, इसकी वजह से बड़ी समस्याएं। हमारे यहाँ मार्क्सिस्ट जो रहे हैं वो भी बड़े भद्र लोग रहे, उनको भी कोई इतने साल से बड़ी मार्क्सिस्ट पार्टीज में कोई औरतें नहीं दिखी, कोई दलित नहीं दिखे, उन्होंने भी मतलब, तो कहीं आप हिंदुस्तानी अपर कास्ट को बड़ा जरूरी है एक सेल्फ एग्जामिनेशन। मोहन जोशी हाजिर हो। जब मैं बंबई गया था तो सईद साहब भी थे वहाँ पे, और कुंदन भी थे, विनोद भी थे, केतन मेहता थे, शेखर कपूर थे, महेश भट्ट, ये सब लोग तब यंग उभरते हुए फिल्म मेकर से मैं सबका असिस्टेंट सा रहा एक ज़माने। तो सईद साहब के साथ भी लिखी थी मोहन जोशी हाजिर हो, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फिल्म थी वो उस ज़माने की। और आज भी वही लीगल सिस्टम और उसमें फंसा इंसान
उतने साल पहले सईद साहब ने सोचा था उसके बारे में, हमने उनके साथ स्क्रिप्ट लिखी, मौका दिया था। सईद साहब भी बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर रहे, आज लोग थोड़ा उतना, लेकिन एल्बर्ट पिंटो, मोहन जोशी हाजिर हो, सलीम लंगड़े पे मत रो, नसीम, बहुत 5-6 फिल्में उनकी जो है। और वो जो पैरेलल सिनेमा है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी, लोग कहेंगे ख़त्म हो गया, ये सब बातें हैं, लेकिन वो अभी भी बरकरार है। और आपको मेन स्ट्रीम के काम में दिखता है, आपको राजू हिरानी के काम में जानिबदारों का असर दिखता है। आप आज जिस तरह से मेन स्ट्रीम के बच्चे कास्टिंग करते हैं, रियल फेसेस पकड़ते हैं, आपको अनुराग कश्यप के काम में बहुत सारे फिल्म मेकर्स का असर दिखता है। तो आज जो वो पैरेलल सिनेमा का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज भी, और अब मेन स्ट्रीम में काफ़ी वो जो लाइन है वो थोड़ी ब्लर हो रही है। कभी आपने ये नहीं सोचा कि डायरेक्टर के अलावा आप और भी कोई रोल अदा कर सकते हैं? खुद रोल करने का नहीं सोचा कभी? कभी दोस्त जो है वो ज़बरदस्ती करते हैं तो कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे जब असिस्टेंट था तो विनोद की खामोश में एक्टिंग कर रहा था, या हमारे एक दोस्त हैं मधुर भंडारकर, उन्होंने एक ट्रैफिक सिग्नल बनाई तो उन्होंने कहा एक रोल कर दो, तो ज़बरदस्ती। लेकिन वो एक्टिंग जो है वो एक अलग शौक है। और उससे क्या होता है, सबसे बुरी बात है हिंदुस्तान में, उससे होता है कि आपकी अनोनिमिटी चली जाती है। मैं जब से उस फिल्म में एक्टिंग की है, तो जब मैं लखनऊ में चौक में जाता हूँ और जब उनकी दुकान पे जाता हूँ टुंडे की, तो लोग घेर लेते हैं। अब भी तो अब क्या होता है, वो अनोनिमिटी जो एज ए डायरेक्टर की थी ना, कि आप अपने शहर बड़ी खामोशी से अंदर अब नहीं जा सकते। आप नहीं देख रहे होते हैं, कोई आपको भी देख रहा है, तो आप ये थोड़ा सा एक डायरेक्टर के लिए जरूरी है थोड़ी सी अनोनिमिटी, वो चली जाती है एक्टिंग से। खामोश जी जो फिल्म बनाई, नहीं वो तो विनोद चोपड़ा की फिल्म है, मैं असिस्टेंट था और लिखता था। जी हाँ जी हाँ। विनोद चोपड़ा से क्या रिश्ता रहा तुम्हारा? मैं विनोद का असिस्टेंट था, पहले गया था उसी की फिल्म। उनकी बीवी? हाँ, we married the same woman. When she divorced Vinod, after that I married रेनू, और अभी companions. रेनू जो थी पहले एडिटर थी बहुत बड़ी, पहले विनोद के साथ थी। जी। रेनू कट। ये क्या है? 2 लोगों से मैंने सिनेमा सीखा है। मेरा भाई था सुधांशु और एक रेनू थी, तो उसको असिस्ट करता था, तो एक रिदम सा बन गया था कि मैं जब एडिट करता था तो एडिटिंग रूम जो है वो सबसे कहा जाता है, और सच भी है कि वो सिनेमा सीखने की सबसे अच्छी जगह है। तो जब शूट करता था तो वो ही एडिट करती थी मेरी सारी फिल्में, तो वो एक कुछ बन गया था, वो एक कि वो बेहतर काटती थी मुझसे कुछ मेरी फिल्मों में, उसका रोल बहुत अहम था। एडिटिंग का एक रिदम जो फिल्मों का था मेरी, वो काफ़ी कुछ उसकी वजह से था। तो जब वो गई तो फिर वो मैं ढूंढता रहता हूँ वो रिदम, तो मुझे बहुत टाइम लगता है उसमें। विमेन कैरेक्टर्स, औरत को कभी दुर्गा के रूप में देखने की कोशिश की? मेरी ग्रैंडमदर थी, वो अकेले संभाले था, उन्होंने 5 बेटों को। लखनऊ में मेरे ग्रैंडफादर चले गए थे, दूसरी शादी हो गई थी उस जमाने में उनकी। फैमिली में कुछ औरतें कॉल द शॉट्स, माँ को देखा, चाचियों को देखा, बहनों को देखा, अब जो औरतें जिंदगी में आई उन्हें देखा, तो ऐसे ही देखा जैसे कि हैं। हर चीज़ में औरत गलत हो तो उसको गलत होने का हक भी है, ये भी देखा। मैं जिंदा हूँ, इनकार वो औरत जो है वो टॉन है। लेकिन इनकार was not about rape, it was about sexual politics, power, equations between men and women, the mistakes we make, the men, the way। अब उसके बाद आज जब इनकार के इतने सारे केसेस कुछ 4-5 हुए, उस दौरान नाम नहीं लेंगे, तो अब सब बोलते हैं अरे यार तुमने बड़ी पहले फिल्म प्रेडिक्ट किया था, ये फिल्म बनाई थी। और देखिए जैसे जैसे औरतें वर्क स्पेस में आएंगी, औरतें भी कोई गलती करेंगी, लेकिन गलती का हक औरत को है। आप सबसे बड़ा हक जो औरत का है वो गलत होने का भी हक है उसे। हमेशा सही होके कोई गुजरा बड़ी अच्छी लड़की जो घर चलाती है, ये करती है, सती सावित्री है, पति का ख्याल रखती है, अच्छी बेटी है, वगैरह वगैरह, ये हट के भी अगर वो कुछ और होना चाहे तो वो भी तो उसका हक है। पुराना एक क्लासिकल जो रिश्ता है मर्द और औरत का, उसमें एक डोमिनेंस और सबमिशन का एक फेज है। लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे इस टेंशन को आप वो करते हैं। जी हाँ।
इस किस्म की हिमाकत कुछ है आपके अंदर, है ना? हाँ, थोड़ा तो कैसा? उस तरह की औरतें कुछ थोड़ा सा लुभाती ज्यादा है। हाँ, जो जो कुछ चैलेंज हो। जो आपकी नहीं होती। हाँ, जो रेनू के बारे में अगर आप कहें तो आप जितने डायरेक्टर्स के साथ उसने काम किया है सारे, अगर आप आधा घंटा उसके बारे में बात करेंगे तो सारे रोने लगेंगे। तो वो मतलब जिस बहुतों की थी वो, और आपकी थी एक तरह से एक पर्सनल स्फीयर में, लेकिन वो पूरी तरह से आपके नहीं हैं। वो फिसल्स भी सकती हैं आपसे, वो कहीं और भी जा सकती तो हैं। एक खतरा, उनसे खतरा भी रहता है। यानी वो आपको भी आज़ादी देती हैं, फिर आपसे दे टेक देयर ओन इंडिपेंडेंस फॉर ग्रांटेड। तो अब वो जो खतरा है वो इंटरेस्टिंग है, वो बात उसमें है। 2 एंकर्स आपकी जिंदगी में दिखाई दिए मुझे, एक आपका भाई और दूसरी रेणुका, और ये दोनों एंकर्स आपसे छीन लिए गए। उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे आप रडरलेस हो गए हैं। हाँ देखिए, फिर अपने आप को गैदर हाँ, करके थोड़ा सा हाँ हुआ जरूर। थोड़ा सा अक्लमंद बाप के बेटे होने का ये फायदा होता है कि आप रडर ढूंढ लेते हो। तो मतलब जब ऐसा आप इमोशनल होते हो, और एक दिन बड़ा परेशान मैं अपने पिताजी से बोल रहा था कि हालत से कि भाई यार क्या करूं, तो बोले कि क्यों, तुम्हारी खुद की काबिलियत चली गई है क्या? तो मैंने बोला नहीं, तब तक क्या प्रॉब्लम है तो ना। तो बोले जिस दिन वो चली जाए उस दिन बात करना, फिर बात करेंगे, परेशानी का वक्त आया फिर सोचेंगे क्या करना तुम्हें। अभी इस वक्त फिल्म कौन सी बना रहे हो? एक फिल्म बना रहा हूँ यूपी के बैकग्राउंड में, जिसकी कहीं शुरुआत या कहीं शरद चंद्र बाबू के देवदास को मैं थोड़ा सा मतलब एक तरह से कहीं उनसे इंस्पायर्ड है, उन पात्रों से। वो 3 अगर लोग पकड़ूं मैं, देवदास, पारो और चंद्रमुखी, फिर उनको निकाल के एक छोटे शहर, एक कस्बे, एक बड़े यूपी के रख दूं, और देवदास को किसी पॉलिटिकल विरासत का जो पुश दर पुश लोग होते हैं जो जीतते आते हैं एक इलाके से, ऐसे यूपी में बड़े मिसाल हैं, तो उस तरह के माहौल में रख दूं, और फिर पारो को भी थोड़ा पॉलिटिकली एम्बिशियस कर दूं, तो क्या हो। और आज की फिर चंद्रमुखी कौन हो। ऐसा तो नहीं है कि जो फिल्म आप बनाएं वो डेटेड इसलिए हो जाए कि वो लोग जो कि जीतते चले आए थे, अब की इलेक्शन में देखा गया कि सब के सब बिल्कुल साफ। हाँ, तो वो भी सफाई भी हो रही है, वो एलिमेंट है उस फिल्म में। शेर है, हाँ, थी नौ आमोज फना हो जाना, हिम्मते दुश्वार पसंद, दुश्वार पसंद को फना हो जाना। हाँ, सख्त मुश्किल है कि ये काम भी आसान निकला। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी।